नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याकरण इतिहास राजपूताना पीजी कॉलेज से ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा है महमूद गजनवी। विद्यार्थियों, इस महमूद गजनवी एक विदेशी आक्रमणकारी था, लुटेरा था, बर्बर था। सिर्फ भारत में आया, धन संपदा लूट कर यहाँ से वापस लेकर चला गया। इसके बाद में आता विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है जो है मोहम्मद गोरी। इस मोहम्मद गोरी को पढ़ते विद्यार्थियों कि हम तो पहले सबसे पहले डायग्राम समझते विद्यार्थियों। लगभग ये अपना भारत रहता है, इस भारत में है, ये उत्तर और पश्चिमी सीमांत है। इस उत्तर पश्चिमी सीमा पर है। जब मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश करता है तो तीन बड़े राज्य रहते हैं विद्यार्थियों। पहला है मुल्तान, दूसरा है सिंध और तीसरा है पंजाब। ये तीनों ही राज्य हैं, इस सब मुस्लिम राज्य थे। और भारतीय शासक जब महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था विद्यार्थियों 1027 ईस्वी में, और मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हुआ था विद्यार्थियों 1175 ईस्वी में। 1027 से और 1175 के बीच में लगभग विद्यार्थियों 148 सालों का अंतर होता है कि महमूद गजनवी 148 साल पहले भारत में आता है, लूटता है भारत की इज्जत को, भारत की धन संपदा को, यहाँ के मंदिरों को ध्वस्त करता है, यहाँ की सभ्यता को चूर करता है, लेकिन हिंदू राजा कुछ नहीं कर पाए। उसके 148 साल बाद में फिर एक मुस्लिम आक्रमणकारी आता है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। 1175 उसका पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है। 148 साल के बाद में भी भारतीय के राजा जो के त्यों बन रहे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा की, सीमाओं को मजबूत रख सके। और 100-150 सालों के बाद में जो महमूद गजनवी छोड़ गया था वो का वो भारत मोहम्मद गोरी को मिलता है। आज हम विस्तार तरीके से मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे कि कैसे मोहम्मद गोरी भारत में आता है और कैसे ये आक्रमण करता है, कैसे भारतीय राज्य पर अपना अधिकार जमाता है। तो विद्यार्थियों, मोहम्मद गजनवी एक गोर प्रदेश का रहने वाला था। सुबुद्दीन इसका बड़ा भाई था। उसकी परमिशन लेकर कि लगभग विद्यार्थियों को ये आता है अपना मध्य एशिया, और इस मध्य एशिया के इस साइड में खवारिजम, ईरान जैसे शक्तिशाली मुस्लिम राज्य थे। और ये मुसलमान भारत में स्थित से किस लिए आते थे? धन संपदा प्राप्त करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने इस्लाम का प्रचार करने के लिए। अब इस मध्य एशिया में खवारिजम, ईरान जैसे शक्तिशाली राजा थे, और जो गोर प्रदेश था ये बिल्कुल एक छोटा सा था। और मोहम्मद गोरी एक साम्राज्यवादी शासक था, जैसे मोहम्मद गजनवी था, ऐसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक था। तो उसने गोर के इस साइड में जाऊंगा तो मेरा अंत निश्चित है। तो उसने पुनः भारत की तरफ देखा कि क्यों ना मैं जाऊंगा भारत में। भारत की समय की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर है, वहां के राजा आपस में लड़ रहे हैं, अकूट धन संपदा है। और मोहम्मद गजनवी ने जब वैभव को सुना था तो उसका आकर्षण भारत की तरफ बढ़ा, और वो पूर्व की तरफ न जाकर पश्चिम की तरफ भारत में प्रवेश करता है। जब मोहम्मद गोरी भारत में आता है, आप जब विद्यार्थियों को मोहम्मद गोरी, जब मोहम्मद गोरी पहली बार भारत में आता है तो इसकी सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर तीन मुस्लिम शासक हैं, मुल्तान, पंजाब और सिंध। तीनों के तीनों मुस्लिम शासक हैं विद्यार्थियों। और पंजाब में इस समय जो गजनवियों की एक शाखा यहाँ पर शासन कर रही थी, जो महमूद गजनवी है उसकी एक शाखा अभी भी है जो पंजाब में शासन कर रही थी। और मोहम्मद गोरी ने गजनियों का अस्तित्व पूरी तरह से ईरान से मिटा देता, उन पर अधिकार कर लेता। तो उसके मन में एक अभी तलब थी कि क्यों ना मैं पंजाब पर अपना गजनवी शासन है उसका पूरी तरह से अंत कर दूं। दूसरी बात है, मुल्तान, पंजाब और सिंध तीनों मुस्लिम राजा थे, यहाँ की प्रजा हिंदू थी, तो उनमें एक अविश्वास था। अब प्रजा अपने राजा का सहयोग नहीं करेगी। दूसरी बात, ये तीनों मुल्तान, पंजाब और सिंध है, ये मोहम्मद गोरी से एक घृणा रखते थे, वो गजनवी के प्रति सहानुभूति। तो गजनवी को, गोरी को यह था कि ये तीनों एक होकर मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। इसी इन्हीं परिस्थितियों को देखते मोहम्मद गोरी है जो भारत में प्रवेश करता है, और उसका सबसे पहला आक्रमण होता है विद्यार्थियों 1175 में मुल्तान के ऊपर। और मुल्तान को पूरी आसानी से बड़ी आसानी से जीत लेता है। इस मुल्तान को आसानी से
हम इसको एक तरीके से पढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के विद्यार्थियों की जब मोहम्मद गोरी भारत में आया 1195 में पहला आक्रमण होता है, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उनको बिंदुवार हम विद्यार्थियों चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है विद्यार्थियों अपना उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य। पहला आक्रमण होता है विद्यार्थियों कि ये गोर प्रदेश चलता है, मोहम्मद गोरी गोर प्रदेश से चलता है और सबसे पहले उत्तर पश्चिम वाले इलाके में 3 मुस्लिम राज्य थे जैसे मुल्तान, पंजाब और सिंध, ये तीनों राज्य हैं, इनके ऊपर आक्रमण करता है। ये तीनों हैं आपस में अलग अलग थे और ये आपस में ये युद्ध में एक तरह से एक दूसरे से युद्ध में व्यस्त थे, वो पूरी तरह से नहीं कमजोर थे क्योंकि जनता इनकी हिंदू घोषण थी, राजा मुसलमान थे, तो एक जनता को उत्पीड़न कर रहे थे, तो जनता इनके प्रति घृणा रखती थी और जनता चाहती थी कि इन शासकों का अंत कैसे हो। इसी समय मोहम्मद गोरी आता है और इन पर आक्रमण करता है, तो बड़ी आसानी से इसने मुल्तान, पंजाब और सिंध को, इन तीनों राज्यों को, मुस्लिम राज्यों को पूरी तरह से हरा देता है। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मुस्लिम राज्य थे कौन से, मुल्तान, सिंध व पंजाब, ये 3 राज्य थे, तीनों मुस्लिम राज्य थे कि उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जब गोरे शासन करने आता है, आक्रमण करने के लिए आता है, उस समय तीनों मुस्लिम शासक थे और बड़ी आसानी से गोरी इन राज्यों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर 3 मुस्लिम शासक थे, मुल्तान, सिंध और पंजाब, तीनों मुस्लिम शासक थे और मोहम्मद गोरी को बगैर किसी बड़ी कठिनाई के इन राज्यों को आपस में आराम से जीत लेता। ये उसके बाद में है उस समय का भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था और वो था अजमेर के चौहान। विद्यार्थियों ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपना, और अपने एक नई पुस्तक आई विद्यार्थियों मध्यकालीन भारत के इतिहास पप्पू सिंह प्रजापति की, वो अपनी किताब लिखते हैं पानीपत से लेकर तराइन तक, पानीपत से लेकर तराइन तक। ये विद्यार्थियों पुस्तक का नाम है जो मध्यकालीन है, अर्थात पानीपत के पहले युद्ध के बाद, दूसरे युद्ध के बाद में है जो मध्यकाल अर्थात मुस्लिम शासक शुरू होते हैं, वो तराइन के युद्ध तक यह लगातार चलता रहता है। तो एक पप्पू सिंह जी प्रजापति है, उन्होंने पुस्तक निकाली है, नई पुस्तक है पानीपत से लेकर तराइन तक, इनको हम लिखते हैं विद्यार्थियों। तो आज है अजमेर के चौहान। विद्यार्थियों जैसे पंजाब वाला क्षेत्र था लगभग ये है भारत, इसमें ये मुल्तान हो गया, ये नीचे वाला सिंध हो गया और ये पंजाब है, और पंजाब की सीमा से साम्राज्य से बढ़ रहा है एक राज्य था जो उस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य था, जिसका दिल्ली तक में पूरा अधिकार था, वो था अजमेर के चौहान, और इस पर शासन कर रहा था विद्यार्थियों पृथ्वीराज चौहान, जिसको इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। ये उस समय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था और पूरे भारत का शासन इस अजमेर से संचालित हो रहा। तो जब मोहम्मद गोरी भारत में आया तो 3 मुल्तान मुस्लिम राज्यों करा दिया, लेकिन उसको सबसे हार का सामना अजमेर के चौहान पृथ्वीराज से देखना पड़ा, जो इतिहास में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद तीसरा था विद्यार्थियों कन्नौज के गढ़वाल। भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली राज्य था विद्यार्थियों कन्नौज के गढ़वाल, और इस समय यहाँ का राजा था विद्यार्थियों जयचंद। ये जयचंद है, इस समय भारत का राजा था, इस कन्नौज का राजा था जयचंद गढ़वाल।
इसके पास एक शक्तिशाली सेना थी। और एक ग्रंथ विद्यार्थी, एक नाटक है रभामंजरी, एक नाटक है रभामंजरी। इस रभामंजरी में इसे एक शक्तिशाली सेना का अधिपति कहा गया है। एक रभामंजरी नामक नाटक में इसको शक्तिशाली सेना का अधिपति कहा गया है। तो अजमेर के बाद में कन्नौज एक ऐसा राज्य था जो भारत में स्वयं बहुत ही शक्तिशाली था। चौथे नंबर पर आता है विद्यार्थियों, अब ये अजमेर आ गया, नीचे ये वाला क्षेत्र आ गया जो आ गया अपना कन्नौज वाला क्षेत्र। ये कन्नौज यहाँ पर है जो जयचंद का राज्य था। अब ये वाला क्षेत्र पड़ गया, उसको बोलते विद्यार्थियों पाल या सैन। तो विद्यार्थियों पाल व सैन। जब विद्यार्थियों महमूद गजनवी भारत में आया था उस समय इस बंगाल वाले क्षेत्र में पाल सक्रिय थे और एक बहुत बड़े शासक के अधिपति थे। पाल अपने आप में महत्वपूर्ण शासक थे, लेकिन इनके उत्तराधिकारी कमजोर होते गए और धीरे धीरे पाल बिल्कुल कमजोर हो गए। और इसी समय एक लक्ष्मण पाल था। वो लक्ष्मण पाल ने एक स्वतंत्र राज्य के बिहार में अपने स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। उसके बाद में इसका एक बेटा था लक्ष्मण पाल का बल्लाल देव। इस बल्लाल देव ने बिहार, उड़ीसा और बंगाल को मिलाकर सैन्य साम्राज्य बना लिया। अर्थात ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इस पहले पाल वंश सक्रिय था, लेकिन अब पाल कमजोर हो गए और सैन्य यहाँ पर शक्तिशाली हो गए। तो जब मोहम्मद गोरी भारत में आता है उस समय बंगाल में सैन्य साम्राज्य अपने आप में एक अधिकार रखता होगा। इसके अलावा एक छोटा सा भाग बचा था विद्यार्थियों, ये वाला है गुजरात के नीचे, इसमें आते विद्यार्थियों सोलंकी राज्य। सोलंकी राज्य इस समय जो सोलंकी थी ये भी अपने आप में पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं, एक तरह से कि निष्क्रिय हो जाते हैं। जब मोहम्मद गोरी आता है तो पूरी तरह से लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। गुजरात के सोलंकी। गुजरात के सोलंकी है जो इस समय ये पूरे भारत का नक्शा है। मुल्तान, पंजाब, सिंध पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान है, कन्नौज में जयचंद है, यहाँ पर है जो बल्लाल देव है और सोलंकी है, ये आपको गुजरात में इस समय शासन कर रहे थे विद्यार्थी। इस समय सोलंकी शासन कर रहे थे। और मोहम्मद गोरी के समय गुजरात में मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। मोहम्मद गोरी जब भारत में आए तो गुजरात के सोलंकी थे, उस सोलंकी में मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। ये शासन कर रहा था, यह एक कमजोर शासक था। इस जब मोहम्मद गोरी भारत में आता है और भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हम पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद गोरी के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, तो भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी इस मैप के द्वारा हम देखते हैं कि मुल्तान, पंजाब और जो सिंध वाला इलाका है, इन तीनों में यहाँ पर मुस्लिम राज्य थे और पूरी तरह से कमजोर थे, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो मोहम्मद गोरी जब भारत में प्रवेश करना तो उसको कोई परेशानी नहीं हुई, वो पूरी आराम से भारत में प्रवेश करता है। उसके बाद में आता है अजमेर इस समय भारत का एक केंद्र बिंदु था और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान या रायपुर नामक शासन कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर शासन कर रहा था जो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। नीचे आता कन्नौज में इस समय गढ़वाल है, जयचंद गढ़वाल वो शासन कर रहा था। ये भी भारत में प्रभावशाली महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद में बंगाल उड़ीसा वाले भाग में पाल या सैन्य शासन कर रहे थे। पाल गजनवी के समय थे, लेकिन सैन है जो मोहम्मद गोरी के समय आते हुए लक्ष्मण सैन का बेटा बल्लाल सैन एक अपने वहां में प्रतापी शासक बन गया। और इधर आता है गुजरात में सोलंकी राजवंश थे, इसमें मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। ये भी अपने आप में कमजोर शासक थे, सिद्धवा। इस तरह से जब मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश करता है तो सिर्फ 2 राज्यों के अलावा पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल, कन्नौज के अलावा भारत में कोई भी
के भारत पर आक्रमण करने के कारण गोरे के भारत पर आक्रमण करने के कारण कि विद्यार्थियों क्या कारण था कि मोहम्मद गोरे भारत पर आक्रमण करते हैं, वही कारण था विद्यार्थियों जो महमूद गजनवी के समय में पढ़े थे। तो सबसे पहला था विद्यार्थियों धन, सबसे पहला आता है धन प्राप्ति की लालसा। पहला पॉइंट आता है विद्यार्थियों धन प्राप्ति की लालसा कि मोहम्मद गोरी को एक महत्वाकांक्षी शासक था, एक साम्राज्य विस्तारक शासक था। तो उसको अपनी सेना को मजबूत रखने के लिए, बड़ी सेना रखने के लिए उसको धन की आवश्यकता थी और धन कहाँ पर मिलता था उसको, भारत में अथाह धन संपत्ति थी। तो सबसे पहले वो धन प्राप्ति करने की लालसा के लिए भारत पर आक्रमण करना कि मैं भारत में चलूंगा, वहां पर अथाह धन है, उस धन को एकत्रित करके मैं एक विशाल शक्तिशाली सेना का संगठन करूंगा और एक अखंड साम्राज्य की स्थापना करूंगा। तो धन प्राप्ति के लिए मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। विद्यार्थी दूसरा कारण आता है अपना साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए होता क्या है विद्यार्थियों कि लगभग जैसे मैंने अभी बताया था कि ये अपना भारत आता है, इस भारत के ये आता है मध्य एशिया, और मध्य एशिया में है जो इस समय खवारिजम, फारस, ईरान ऐसे राज्य साम्राज्य है जो शासक कर रहे थे, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण शासक थे, शक्तिशाली शासक थे। तो गोरी एक गौर प्रदेश का रहने वाला था, एक छोटा सा साम्राज्य था। उसे कहता अगर मैं पूर्व पश्चिम की तरफ चलूंगा तो उसका अंत निश्चित है, क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी सेना है, मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों ना मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पूर्व की तरफ चलूं, और यहीं से उसने भारत की तरफ प्रवेश किया। और जब भारत में आता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है तो उसके लिए सुगम सरल रास्ता मिलता है। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, ये दो महत्वपूर्ण शासक थे जो भारत में थे, और वो भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसलिए भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाने मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश करता है। तीसरा आता है पंजाब में गजनवी वंश का अंत करना। विद्यार्थियों मोहम्मद गोरी आता है, तो इस समय जो पंजाब में 3 मुस्लिम शासक थे, मुल्तान, सिंध और पंजाब, इनमें 3 शासक है। तो पंजाब में अभी भी है जो गजनवी वंश के लोग शासन कर रहे थे, और मोहम्मद गोरी ने गजनवियों को, गजनी प्रदेश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। तो गजनवी जहां मोहम्मद गोरी चाह रहा था कि क्यों ना भारत में पंजाब में जाके और गजनवियों का पूरी तरह से अंत कर दो, ताकि मेरा कोई सामना करने वाला न रहे या मेरा कोई विरोधी न रहे। तो इसी मकसद से कि मैं भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करूंगा, भारत में अथाह धन संपदा भी है और वहां पर मेरे दुश्मन भी रहते हैं, मेरे प्रतिद्वंदी रहते हैं, कौन, गजनवी। तो क्यों ना मैं गजनवियों का अंत भी कर दूंगा, यही सोच के वो भारत पर आक्रमण करने की सोचते हैं। तीसरा, चौथा था विद्यार्थी अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना। विद्यार्थियों ये तो हर मुस्लिम का एक था कि वो अपने धर्म का प्रचार करना जिहाद समझते थे, अर्थात हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे, गाजी कहलाएंगे और हमें जन्नत मिलेगी। इसलिए धर्म का प्रचार करने के लिए प्रत्येक मुसलमान, ये तो धन प्राप्ति उनका था, सामर्थ्य था, उसके साथ साथ में वो लोग अपने धर्म का प्रचार भी कि क्यों ना भारत में जाकर हम अपने धर्म का प्रचार करें और धर्म करें। तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, करने के लिए वो भारत में। और अंत में आता है इस्लाम जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना। हुआ क्या विद्यार्थियों, इस्लाम जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना। होता क्या विद्यार्थियों कि जो इस्लाम है, अर्थात इन इस्लाम में सबसे ज्यादा है खलीफा है, जो मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है खलीफा। तो खलीफा की नजर में, ये इस्लाम की नजर में गोर एक छोटा सा प्रदेश था अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। तो वहां से चलकर वो भारत में इस्लाम का प्रचार करता है, तो उसको
इस्लाम का एक अनुयायी है जो भारत में जाता है और व्यापक स्तर पर वो अपने धर्म का प्रचार करता है। तो ये 4-5 कारण थे जो भारत में गजनी गोरे को आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते हुए विद्यार्थी। उसके बाद आता है भारत पर आक्रमण। सबसे पहला आया कि जब मोहम्मद गोरे भारत में आता है उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। दूसरा है कि क्या कारण थे कि गोरे आक्रमण करता है। तो विद्यार्थियों क्या कारण थे कि मोहम्मद गोरे भारत पर आक्रमण करता है। वो धन प्राप्ति करने के लिए एक साम्राज्यवादी शासक था, उसके लिए पैसे चाहिए थे और पैसे धन कहां पर मिलेगा, भारत में, इसलिए धन प्राप्ति के लिए आता है। दूसरा अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वो एक अखंड चीज का स्वामी बनना चाहता, अखंड राष्ट्र का स्वामी बनना चाहता, इसलिए अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। तीसरा है पंजाब में भजन विमर्शन करना, अपने धर्म का प्रचार करना और इस्लाम जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भारत में आता विद्यार्थियों। अब आता है भारत पर आक्रमण। अब आता है मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गोरे का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण। और सबसे पहला आक्रमण होता विद्यार्थियों उसका मुल्तान पर वो आक्रमण करता है। वहां का एक मुस्लिम शासक है, कमजोर था, अयोग्य था, उसके 1175 ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण करता है और उसे जीत लिया। मुल्तान पर 1175 में मोहम्मद गोरे का भारत पर पहला आक्रमण होता है, कस पर होता है, मुल्तान पर, और आक्रमण करके उसे जीत लेता है। और 1182 ईस्वी में सिंध पर पूर्ण अधिकार कर लेता है और 1182 ईस्वी में सिंध पर उसने पूर्ण अधिकार कर लेता है। उसके बाद में विद्यार्थियों एक यहाँ पर मैं डायग्राम बनाकर आपको पुनः समझा रहा हूँ। ये नक्शा मुझे ऐसा ही है। ये है विद्यार्थियों मुल्तान, ये है विद्यार्थियों सिंध और ये है पंजाब, ये है पंजाब, ये है विद्यार्थियों गुजरात, ये वाला सीमा है जो अपनी है अजमेर, ये है कन्नौज और ये कौन सा है पाल और शैन, ये वाला क्षेत्र अपना। अब मुल्तान को उसने 1175 में आक्रमण करता है, महमूद गोरे भारत पर आक्रमण करता है, इसको जीत लेता है। उसके बाद में है जो 1182 में सिंध को जीत लेता है। उसकी पॉलिसी क्या थी कि मुल्तान को जीत लिया, सिंध को जीत लिया, अब वो राजस्थान होते हुए गुजरात को जीतेगा और गुजरात के बाद में सीधा वो किस पर चढ़ाई करेगा, पंजाब पर चढ़ाई करेगा। वो उसने मुल्तान को जीत लिया, उसके बाद में सिंध को जीत लिया। सिंध के बाद में वो रेगिस्तान के घोरों से निकलते हुए मुल्तान को जीत लिया 1175 में। 1182 ईस्वी में उसने सिंध को जीत लिया। सिंध के बाद में वो राजस्थान के घोरों से होते हुए है जो पठारी प्रदेश माउंट आबू के पास पहुंचा, इस समय क्या हुआ, मोहम्मद गोरे की सेना पूरी से हार जाती है, कमजोर हो जाती है और आगे जो गुजरात का शासक है कौन, मूलराज द्वितीय, वो मूलराज द्वितीय पहले ही अपनी सेना लेकर खड़ा रहता है। जो भी सेना आते हैं गोरे की सेना पर आक्रमण करता है और गोरे की सेना थकी हुई थी, थकी हुई रेगिस्तान में चली हुई और गोरे की सेना पूरी तरह से क्या हो जाती है, हार जाती है। और भारत में पहली हार गुजरात में होती है, पहली हार अर्थात मोहम्मद गोरे की पहली हार कहां पे हुई, गुजरात में बात हुई। उस बाद में पुनः अपने गोर चला जाता है और अपनी इसने पॉलिसी बदली। इस बाद में फिर मुल्तान आया, सिंध आया और उस बाद से सीधे पंजाब पर आक्रमण किया। अब इस जो पहला प्लान था गुजरात वाले क्षेत्र को, इसको छोड़कर दोबारा किस आता है, पहले मुल्तान आया, फिर सिंध आया और फिर कहां आ गया, पंजाब। जो भी पंजाब में इसने अंत कर दिया। अब पंजाब की सीमाएं ये क्षेत्र पूरा तीनों मुस्लिम राज्य मुल्तान, सिंध और पंजाब किसके अधीन चलेगी, गोर प्रदेश के अधीन, गोरे के
अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पहला युद्ध होता है। जो युद्ध कराते विद्यार्थियों तराइन का युद्ध। अब हम पढ़ते हैं तराइन। इस तरह से वो पंजाब को जीत लेते हैं और पंजाब पर वह 3 बार आक्रमण करता है। वह उसे पूरी तरह से जीत लेता है। कि पंजाब पर आक्रमण करता है और उसे पूरी तरह से जीत लेता है। अब आज उसके बाद में विद्यार्थियों तराइन का युद्ध, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। अजमेर पर आक्रमण, अजमेर पर आक्रमण। तराइन का पहला युद्ध 1193 ईस्वी। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, ये विद्यार्थियों की कहानी है, आराम से सुनो इसको। पंजाब को जीत लिया, सिंध को जीत लिया, मुल्तान को जीत लिया। अब जो भी पंजाब को जीतता है, ये सीमाएं हैं, ये मुल्तान हो गया, ये पंजाब हो गया और ये सिंध हो गया। इन तीनों को जीत लिया। जीतने के बाद में सारी क्या हो गई, गोर प्रदेश अर्थात गजनवी साम्राज्य हो गया। अब यहाँ पर कौन था, अजमेर, और अजमेर का राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान। अब पंजाब की सीमाएं अजमेर से बढ़ रही थी। अब जब दोनों सीमाएं आपस में टकराने लगी, युद्ध असंभव ही हो गया और युद्ध होता है तराइन का पहला युद्ध है 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। विद्यार्थियों, ये युद्ध भारतीय इतिहास का एक युगांतकारी घटना थी। यहाँ से हम गुलामी के जंजीरों में जकड़ते हैं और 1947 में जाके हम आजाद होते हैं। तराइन के पहले युद्ध में हम जीत जाते हैं, लेकिन तराइन का जब दूसरा युद्ध होता है उसमें हार जाते हैं। वहीं से हमारी दास्ता के दिन शुरू हो जाते हैं और लगभग 1947 से लगभग 1000 साल की गुलामी झेलने के बाद में फिर हमें 800-900 साल गुलामी झेलने के बाद में हम 1947 में जाकर आजाद होते हैं। ये था विद्यार्थियों अजमेर पर आक्रमण। तराइन का पहला युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी है, पृथ्वीराज चौहान है। जब पंजाब पर सीमाएं टकराने लगी यहाँ पर है तो दोनों खड़े होते हैं, पृथ्वीराज चौहान भी होता है और मोहम्मद गोरी भी होता है। दोनों जाते हैं तराइन नामक स्थान पर, ये दोनों युद्ध करते हैं और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी क्या हो गया, हार। मोहम्मद गोरी हार गया और इतनी बुरी हार हो गई है कि मोहम्मद गोरी मरने और घोड़े से गिरने वाला था कि एक अफगान सैनिक है जिसको युद्ध क्षेत्र से निकालकर बाहर ले जाना है। और अपने जो भारतीय राजा हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये भागती हुई सेना पर हमला नहीं करते। जब मोहम्मद गोरी की सेना भाग रही थी तो इन्होंने उनका पीछा नहीं किया और उस सेना को जाने दिया कि भाई हम वत्सल्य है, प्रजा वत्सल्य है, प्राण वत्सल्य कि आपके प्राण बचते हैं। तो पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी कि मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया। अब मोहम्मद गोरी है वापस गोर प्रदेश चला जाता है, अपने गोर राज्य में चला जाता है और ये एक साल की जबरदस्त तैयारी के बाद में कि मैं पृथ्वीराज चौहान के हाथों से हो गया और इसने बड़ी भयंकर तैयारी की 1 साल की। और 1 साल के बाद में दुबई आता है, पुणे आता है और अब होता है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध ये भी इसी के बीच होता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब विद्यार्थियों सबसे तराइन का दूसरा युद्ध हो गया, ये कब आता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी यहाँ से हम गुलाम होते विद्यार्थियों और 1947 में जाकर हम
हुआ। किस तरह के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में युद्ध होता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है, हार गया और ये जीत जाता है, जीत गया। इस हार को जीत के कई मायने निकालते हुए कैसे हार हुई, कैसे जीत हो, उसके हम कारण परिणाम देखेंगे। तो आए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद में आता विद्यार्थियों कन्नौज। अब पृथ्वी हो गया, अब आता विद्यार्थी अपना कन्नौज। कन्नौज कैसे हुआ? कन्नौज पर आक्रमण 1194 ईस्वी में विद्यार्थियों ये युद्ध होता है। जयचंद व मोहम्मद गोरी के बीच। इस जयचंद और 1194 में होता और युद्ध कहलाता है चंदावर का युद्ध। ये युद्ध कहलाता है विद्यार्थियों चंदावर का युद्ध। इस चंदावर के